हेलो फ्रेंड, अभय एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता पार्ट 2। जी हाँ, पार्ट 1 इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और वीडियो को देख लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2। देखिएगा दोस्तों, जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर योजना देखते हैं। नगर योजना सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रभावशाली विशेषता देखा जाए तो नगर योजना तथा जल निकासी प्रणाली थी। मतलब कि सिंधु सभ्यता में सबसे प्रभावशाली विशेषता अगर देखा जाए वहाँ की नगर योजना थी एवं जल निकासी प्रणाली, ये सबसे प्रभावशाली रूप में देखा गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नगर का निर्माण, नगर का जो निर्माण था ग्रिड प्रणाली जो शतरंज की खानों की तरह किया गया था। मतलब वहाँ के जो नगर का निर्माण था एक शतरंज की खानों के आकार की तरह किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लोथल और सुरकोटदा से दुर्ग और नगर क्षेत्र दोनों एक ही रक्षा प्राचीर मतलब बाउंड्री से घिरे थे। मतलब कि लोथल और सुरकोटदा दो ऐसे नगर है, यहाँ से दुर्ग एवं नगर क्षेत्र दोनों एक ही रक्षा प्राचीर बाउंड्री से घिरे थे। ऐसा कि जैसे हर एक नगरों में, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, ये सभी नगरों में दुर्ग एवं नगर होता था। हर एक नगर में दुर्ग होता था और नगर होता था। तो लोथल और सुरकोटदा से दुर्ग और नगर एक ही बाउंड्री के अंतर्गत घिरा हुआ मिला है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। मोहनजोदड़ो में एक भी कब्रिस्तान नहीं पाया गया है, इसलिए मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मतलब मोहनजोदड़ो से एक भी कब्रिस्तान नहीं पाया गया है। जितने भी वहाँ के मृत अवशेष होते थे, जो मृत शव होते थे, वो उन्हें एक किसी स्थान पर फेंक दिया जाता था जो एक टीले के जैसा हो जाता था, और जिन्हें मृतकों का टीला कहा गया है मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं होते थे। मतलब कि कालीबंगा के जितने भी घर थे, हर एक घरों में घर के अंदर कुएं होते थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिंधु सभ्यता का विकास नगर पक्के ईंटों के द्वारा बनाए गए थे। मतलब सिंधु सभ्यता के जितने विकास नगर थे ये पक्के ईंटों के द्वारा बनाए गए थे। सिर्फ कालीबंगा और रंगपुर ही कच्चे ईंटों से बनी थी। मतलब सिंधु सभ्यता के जितने भी नगर थे सभी नगरों का निर्माण पक्के ईंटों के द्वारा कराया गया था, लेकिन कालीबंगा और रंगपुर के नगर थे कच्चे ईंटों के द्वारा बनाए गए थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस सभ्यता के विभिन्न नगरों में पाए जाने वाले ईंटों का आकार एक निश्चित अनुपात में था। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जो हर एक नगर थे वहाँ के हर एक ईंटों का जो था अनुपात था एक अनुपात में था। इसलिए इसका अनुपात 4:2:1 के अनुपात में था, जो अधिकांश आयताकार था। मतलब जितने भी ईंटें पाए गए हैं हर एक नगरों से आयताकार के रूप में था और एक अनुपात में पाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का मात्र एक नगर चनहुदड़ो, जहाँ से वक्राकार ईंटों का प्रयोग हुआ है। मतलब चनहुदड़ो एक ऐसा नगर है वहाँ से वक्राकार ईंटें, वक्राकार ईंटें देख लीजिए। वक्राकार एस आकार का होता था, कुछ इस तरह के जैसा होता था एस की तरह, इस आकार के वक्राकार ईंटों बोला जाता था, वहाँ से चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। प्रत्येक मकान में, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक मकान में एक आंगन होता था, एक रसोई घर होता था तथा एक स्नानागार होता था। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक मकान में एक आंगन, एक रसोई घर और एक स्नानागार होता था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की गलियों में खुलते थे। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी घर के दरवाजे थे वो मुख्य सड़क, मतलब मेन जो सड़क होता है हाईवे, उस ओर न खुलकर गलियों में खुला करते थे उनके दरवाजे। लेकिन लोथल में ऐसा घर पाया गया है वहाँ गलियों में न खुलकर मुख्य सड़क की ओर दरवाजे खुलते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक व्यवस्था। जी हाँ, वहाँ का सामाजिक व्यवस्था देख लीजिए। सिंधु घाटी का समाज जो था वो मातृसत्तात्मक था। मतलब सिंधु घाटी का समाज जो था मातृसत्तात्मक था। वहाँ के सिंधु घाटी सभ्यता के माताओं का वर्चस्व ज़्यादा था, और खुदाई के दौरान स्त्रियों की बहुत सारे मूर्तियाँ मिली है। इससे पता चलता है कि वहाँ के जो समाज था मातृसत्तात्मक था। समाज अनेक वर्गों में बटा था, जैसे पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, श्रमिक। इन वर्गों में वहाँ के समाज बटा हुआ था। पुरोहित मतलब देख लीजिए जो पूजा पाठ वगैरह कराते थे, व्यापारी हो गए जो व्यापार के रूप में करते थे, और अधिकारी जो
एक अधिकारी के रूप में काम करते थे, और शिल्पी हो गए जो कारीगर हो गए, और श्रमिक जो मजदूर हो गए। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, यहाँ के लोग सूती तथा ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती वस्त्र भी और ऊनी वस्त्र दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। सूती वस्त्र का प्रथम बार प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में ही हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, आभूषण का प्रयोग स्त्री भी करते थे और पुरुष दोनों भी करते थे आभूषण का प्रयोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं, पत्थर की छोटी मूर्तियाँ मिली हैं, मुहरे मिले हैं, मृदभांड मिले हैं, इन सभी का अवशेष मिला है। मतलब मृदभांड का अवशेष अधिक मात्रा में पाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सिंधु घाटी के वासी जो थे सामूहिक रूप से पूजा नहीं करते थे। मतलब सिंधु जो वासी थे एक सामूहिक रूप में पूजा नहीं करते थे। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी से मूर्तियाँ का साक्ष्य मिला है जबकि मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। मतलब सिंधु घाटी से मूर्तियाँ का साक्ष्य मिला है, जो पशुपतिनाथ जी की मूर्तियाँ थी उन्हीं का पूजा करते थे, और लेकिन मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। मंदिर का साक्ष्य गुप्त काल से मिला है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, आर्थिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। मतलब सिंधु घाटी जो सभ्यता था वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और कालीबंगा, यहाँ से अनाज के बड़े बड़े गोदाम मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि किसानों से राजस्व के रूप में अनाज लिया जाता था। मतलब कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और कालीबंगा इन तीनों जगह से अनाज के बड़े बड़े गोदाम मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि किसानों से राजस्व लिया जाता था अनाज के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विश्व में सर्वप्रथम कपास उत्पादन का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। मतलब प्रथम बार कपास उत्पादन सिंधु घाटी के लोगों ने किया था, और सूती वस्त्र का प्रयोग भी उन्हीं लोगों ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसलिए यूनानियों ने, मतलब यूनानवासियों ने कपास को सिंडोन नाम से पुकारते थे। मतलब यूनानवासियों जो थे कपास को सिंडोन नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट देखिए, कालीबंगा से हल के जूते हुए निशान मिले हैं। मतलब कालीबंगा से जोते हुए हल के जो निशान होते हैं वो प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लोथल से चावल के दाने मिले हैं और कुछ बाजरे का साक्ष्य भी मिला है लोथल से। नेक्स्ट देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में 9 प्रकार के फसलों का प्रमाण मिला है। 9 प्रकार के जो फसल हैं वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से प्रमाण मिला है, जिनमें जो प्रमुख हैं जौ, गेहूं और कपास, ये तीनों प्रमुख रूप में हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पशुपालन। सिंधु घाटी सभ्यता का पशुपालन। सिंधु सभ्यता के लोग थे वहाँ के बैल, भेड़, बकरी, सुअर आदि पालते थे। बैल पालते थे, भेड़ पालते थे, बकरी और सुअर पालते थे। अब पक्षियों में देखा जाए तो मुर्गे, मोर, तोता, उल्लू ये सभी पालते थे, और खिलौने का साक्ष्य और मूर्तियों का साक्ष्य भी मिला है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सिंधु सभ्यता में गुजरात क्षेत्र के जो निवासी थे वो हाथी पालते थे। सिंधु सभ्यता के जो गुजरात क्षेत्र के निवासी थे वो हाथी पालते थे, और पशुपालन का सबसे बड़ा केंद्र जो है नेसिद गुजरात में था। मतलब नेसिद जो सबसे बड़ा पशुपालन का केंद्र है नेसिद, जो गुजरात में स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता से गाय का प्रमाण नहीं मिला है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से गाय का साक्ष्य नहीं मिला है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शिल्प एवं तकनीकी देख लीजिए दोस्तों। सिंधु सभ्यता के लोग तांबे के साथ टीन को मिलाकर कांसा तैयार करते थे। मतलब सिंधु सभ्यता के लोग, वहाँ के कारीगर तांबे के साथ टीने को मिलाकर कांसे का तैयार करते थे, और सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक कांसे का प्रयोग हुआ है, और इसलिए सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है। इस काल में मृदभांड का खूब प्रयोग हुआ है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में मृदभांड का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है, और इसका अवशेष भी सबसे अधिक पाया गया है। मृदभांड चिकने एवं चमकीले होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो मृदभांड थे चिकने थे और चमकीले होते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त किसी भी मृदभांड पर लेख नहीं मिला है।
जबकि हड़प्पा के मृदभांड पर लेख मिला है। मतलब कि जो मृदभांड थे मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुआ है मृदभांड, उस पर लेख नहीं मिला है, और जबकि हड़प्पा का जो प्राप्त हुआ है उस पर लेख मिला है। जैसे देख लीजिए, साथ ही हड़प्पा के कुछ बर्तनों पर मानव की आकृतियाँ, जो हड़प्पा से बर्तने मिले हैं उस पर मानव की आकृतियाँ भी दिखाई देते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, सिंधु सभ्यता के लोग लोहा से अपरिचित थे। मतलब लोहे का खोज, उस समय लोहे का प्रयोग नहीं होता था, कांसे का प्रयोग होता था सिंधु सभ्यता के समय, और लोहे का खोज जो है 1000 ईसा पूर्व में हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लिपि। लिपि वहाँ की कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, मतलब कि पिक्टोग्राफ बोला जाता था, भाव चित्रात्मक था, और इनकी लिखावट क्रमशः दाएं से बाएं होती थी। उनकी लिखावट दाएं से बाएं होती थी, और फिर बाएं से दाएं, और फिर दाएं से बाएं, कुछ इस तरह लिखावट होती थी सिंधु सभ्यता के लोग। लेकिन उनके लिखावट को वर्तमान समय में अभी तक नहीं पढ़ा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु लिपि अधिकांशतः सेल खड़ी की आयताकार मोहरों पर बन मिलती है। सिंधु की जो लिपियां हैं सेल खड़ी की आयताकार जो मोहरें प्राप्त हुई है उस पर मिली है। लोथल और देसलपुर से तांबे की बने मोहरे मिले हैं। नेक्स्ट देखिए, मापतौल देख लीजिए। मापतौल, सिंधु सभ्यता के लोग मापतौल के लिए संभवतः 16 के अनुपात के बटखार रखते थे। मतलब कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो 16 के अनुपात के बटखारा रखते थे। यह मापतौल की इकाई लोथल से प्राप्त हुई है। जो मापतौल की प्रणाली है लोथल से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से सीप का बना हुआ तथा लोथल से हाथी के दांत का बना हुआ मापने वाला स्केल प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से सीप का बना हुआ स्केल प्राप्त हुआ है, और तथा लोथल से हाथी के दांत का बना हुआ मापने वाला स्केल प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके अलावा सिंधु प्रदेश में भारी संख्या में आग में पकी हुई मिट्टी की मूर्तिकार मिलती है। मतलब सिंधु प्रदेश से भारी संख्या में आग में पके हुए मिट्टी की मूर्ति मिली है, जिन्हें टेराकोटा बोला जाता है। टेराकोटा मूर्तियों को बोला जाता था, और इसका प्रयोग खिलौने के रूप में होता था। नेक्स्ट देखिएगा, व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार देख लीजिए। सिंधु सभ्यता में हड़प्पा के जलमार्ग से एक दूसरे देशों के साथ व्यापार होता था। मतलब सिंधु सभ्यता में हड़प्पा के जो जलमार्ग था उस रास्ते से एक दूसरे देशों में व्यापार होता था। नेक्स्ट देखिएगा, मोहनजोदड़ो के एक मोहर पर नाव के ऊपर मस्तूल लगा हुआ चित्र मिला है। मतलब मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुआ है, और मोहर में एक नाव के ऊपर मस्तूल लगा हुआ चित्र मिला है। यह नाव सुमेरियन सभ्यता के नाव की तरह थी। मतलब जो मोहरे प्राप्त हुआ है और मोहरे पर जो नाव लगा हुआ था वो नाव जो था सुमेरियन सभ्यता के नाव की तरह थी। मतलब इससे प्राप्त होता है कि सुमेरियन सभ्यता से भी व्यापार होता था। नेक्स्ट देखिएगा, लोथल से फारस की मोहरे तथा कालीबंगा से बेलनाकार मोहरे प्राप्त की गई है। लोथल से फारस की मोहरे प्राप्त की गई है। मतलब फारस की कुछ मोहरे लोथल से प्राप्त हुई है, और कालीबंगा से बेलनाकार मोहरे प्राप्त की गई है। इसलिए इससे स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता का जो व्यापार फारस के साथ होता था। मतलब लोथल से फारस की जो मोहरे मिली है, इससे स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार जो था फारस के साथ होता था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विनिमय प्रणाली में सिक्कों का सबसे ज़्यादा चलन था। जो विनिमय प्रणाली था उसमें सिक्कों का सबसे ज़्यादा चलन था, जो मोहनजोदड़ो से ज़्यादा अवशेष मिले हैं। मतलब सिक्कों का अवशेष सबसे ज़्यादा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध सुमेर, बेबीलोन, बहरीन, ईरान तथा मेसोपोटामिया देशों के साथ होता था। नेक्स्ट देखिएगा, सिंधु सभ्यता के पतन के कारण देख लीजिए। मतलब सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ, और हर एक विद्वानों का अलग अलग अपना अपना मत है। पहला देख लीजिए, गॉर्डन चाइल्ड एवं मार्टिन ह्यूलर। इनका का नाम है कि आर्यों का आगमन से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया है। मतलब आर्य लोग ही सिंधु सभ्यता का पतन कर दिए हैं। दूसरा देख लीजिए, जॉन मार्शल और मैके। इन वैज्ञानिक विद्वानों का नाम है कि बाढ़ के कारण, मतलब बाढ़ के कारण जो है सिंधु सभ्यता का
विनाश हो गया। तीसरा हो गया आर्यल स्टाइल। तीसरा जो वैज्ञानिक हैं वो आर्यल स्टाइल, जो जलवायु परिवर्तन के कारण कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। चौथा हो गया एम.आर. साहनी। इनका का नाम है कि भूकंप के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। और पांचवा है यू.आर. कैनेडी। यू.आर. कैनेडी का नाम है कि प्राकृतिक आपदा से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। लेकिन सबसे अधिक मात्रा में अगर देखा जाता है, सबसे अधिक मत तो बाढ़ का कारण जो है वो सबसे सर्वाधिक माना गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु सभ्यता के निर्माता देख लीजिए कि सिंधु सभ्यता का निर्माण कैसे हुआ, और इसमें भी हर एक विद्वानों का अलग अलग अपना अपना मत है। पहला देख लीजिए डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र। इनका का नाम है कि आर्य लोग सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे, मतलब आर्य लोग ही सिंधु सभ्यता को बसाए थे। दूसरा देख लीजिए गार्डन चाइल्ड का नाम था कि सुमेर या मतलब सुमेरियन लोग, जो सुमेरियन यहाँ होता, सुमेरियन लोग इस सभ्यता के निर्माता थे। मतलब गार्डन चाइल्ड का नाम था कि सुमेरियन जो लोग थे वो सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। तीसरा राखल दास बनर्जी का नाम है कि द्रविड़ लोग ही सिंधु सभ्यता का निर्माता थे। मतलब इन तीनों वैज्ञानिकों का कुछ अलग अलग अपना अपना मत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज के क्लास यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।